नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज से क्लास 9th की ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट होगी। और दोस्तों क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी सारे वीडियो क्लास 6 और 7th के हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अच्छा दोस्तों, जो क्लास 8th की एनसीईआरटी है ये भी इसी के साथ चलेगी, तो क्लास 8th की भी एनसीईआरटी हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे जो हम हमेशा कहते हैं वो फिर से कहेंगे। एनसीईआरटी दोस्तों एक समरी है जिसे डिकोड करके पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि जो डिकोड करके पढ़ता है समझ में उसे ही आता है ना। डिकोड करोगे, क्योंकि अगर आप पढ़ के निकल जाओगे तो ना समझ में आएगा, ना इसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा, और ना ही आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा कर पूछ देंगे। अगर पीसीएस और यूपीएससी जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, और कन्फ्यूजन ही दोस्तों टाइम वेस्ट कर देता है। तो आप सभी को ऐसे पढ़ना है जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों कह रहा है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है दोस्तों, नो डाउट। जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे विश्व की सबसे मतलब कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, वो भी किसकी है दोस्तों? अपने भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक, कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि अच्छा इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा था? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। और दोस्तों वैसे भी जो ज़्यादातर सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित होती हैं। चाहे वो आप मिस्र की सभ्यता देख लीजिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो भी मिस्र नदी के किनारे विकसित थी। ऐसे दोस्तों काफ़ी जो सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे ही विकसित होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों नदी के किनारे एक तो मैदान होता है, उपजाऊ भूमि मिल जाती है, पानी मिल जाते हैं, पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में होते हैं। ठीक, तो आइए अब आगे देखते हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने, कह रहा है दोस्तों, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि है तो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक, और खाली जो उन्नति है वो सिर्फ पिछले 5 दशकों में ही कर पाई है, मतलब कि पिछले 50-60 वर्षों में ही कर पाई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत अपना काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देश था, इसीलिए दोस्तों भारत सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, विश्व के सभी देशों के लिए काफ़ी पुराने समय से। कब से दोस्तों? जब वास्को डी गामा ने भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज भी नहीं की थी, तब से दोस्तों अपना जो भारत है वह व्यापारिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था भारत से। भारत के मसाले खासकर यूरोपीय देशों में, जो कि मीट ईट का सेवन काफ़ी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अच्छा, अब आगे कह रहा है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? अब जैसे ही अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों ने दोस्तों अपने भारत को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बुरी तरह से लूटा है। ठीक, बुरी तरह से लूटा है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उनके अंदर शायद जरा सा भी सिंपैथी या दया नाम की चीज़ नहीं थी। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे कि अंग्रेज कितने ज़्यादा दोस्तों खतरनाक साबित हुए थे, अपने भारत के लिए कितने ज़्यादा क्रूर थे। ठीक, उन्होंने दोस्तों इतना लूटा, ऐसी ऐसी अपनी खराब नीतियां लाए, है ना, ऐसे खराब नीतियां लाए कि भारत को दोस्तों पूरी तरीके से समृद्ध से एक दोस्तों खाली मतलब कि ऐसा देश बना दिया जहां पर भूखमरी, कहीं कहीं भूखमरी, कहीं सूखा पड़ रहा है। और दोस्तों पूरी जो कानून व्यवस्था थी वो भी दोस्तों सिर्फ अपने लिए बनाई थी, है ना। जो कि तभी दोस्तों अब जो सुधार होता है, जैसे कि आईपीसी और इसमें जितने भी सीआरपीसी धाराएं हैं इसमें सुधार किया जा रहा है, वो इसीलिए दोस्तों किया जा रहा था क्योंकि ये सब जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों से ली है। और अंग्रेजों ने जनता के भले के लिए नहीं बल्कि अपने भलाई के लिए, अपने दोस्तों सुविधा के लिए ये कानून बनाए थे, जिसका चेंज होना भी जरूरी था। अब आगे कह रहा है दोस्तों, कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। तो दोस्तों उद्योगों में भी, कृषि में जैसे हरित क्रांति। दोस्तों पहले क्या था, हम लोग गेहूं अमेरिका से लेते थे। ठीक, और अमेरिका भी दोस्तों आनाकानी करता था, है ना। होता नहीं है कि अगर आप किसी पर निर्भर हो जाए किसी चीज़ के लिए तो दोस्तों नखरे दिखाने ही लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों अपने देश में हरित क्रांति आई, और वो तब का दौर था। अब आज का दौर है दोस्तों कि हम लोग आयातक से गेहूं के इम्पोर्टर से अब गेहूं के एक्सपोर्टर बन चुके हैं, गेहूं के एक अच्छे निर्यातक बन चुके हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है, भारत का विश्व इतिहास में भी, अच्छा दोस्तों हम लोगों ने उद्योग में, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है और करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों
कोई भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान चंद्रयान नहीं उतार पाया, लेकिन अपना भारत देश विश्व का पहला देश बन गया जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है। तो आप लोग देख लीजिए, भारत जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं आज़ाद हुए हुए, है ना, और कितना ज़्यादा उन्होंने लूटा हुआ था अंग्रेज ने, फिर भी आज इस मुकाम पर है। तो कहीं ना कहीं सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने इस प्यारे भारत देश का हिस्सा हैं। इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब चलते हैं स्थिति के बारे में। हालांकि चैप्टर का नाम ही है भारत आकार एवं स्थिति, तो सबसे पहले हम लोग स्थिति के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों कह रहा है भारत एक विशाल देश है। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए भारत एक विशाल देश है। हालांकि साइज से नहीं, भारत को दोस्तों एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों आपको अगर रेगिस्तान का मजा लेना हो, मरुस्थल का मजा लेना हो, तो आप राजस्थान वाले इलाके में चले जाइए, जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, वहाँ पर मज़ा मिल जाएगा। आपको पठारों का मज़ा लेना है तो आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठारी है पूरा वो, है ना। आपको पठार में दोस्तों जलप्रपात का मज़ा लेना है, झरने का मज़ा लेना है, तो जैसे कि एक हुंटरू जलप्रपात है, कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है, आप वहाँ चले जाइए दोस्तों, आपको झरने का मज़ा मिलेगा। आपको वादियों का मज़ा लेना है तो आप कश्मीर में चले जाइए दोस्तों, ठंडी ठंडी वादियों का अच्छे से मज़ा लीजिए, है ना, घाटियों का मज़ा लीजिए। हर एक चीज़, आपको रिवर राफ्टिंग जो भी करना है दोस्तों, आप चले जाइए। फिर आपको अगर उत्तर पूर्वी भारत में चले जाइए, वहाँ के घने घने जंगलों का, वहाँ पर दोस्तों काफ़ी चीज़ों का जो खेल होते हैं उन सभी का मज़ा, मतलब कि कुल मिला के अपने भारत में मैदान का मज़ा लेना है ना। तो दोस्तों आप लोग अपना उत्तर भारत में चले जाइए, यूपी वाला इलाका है ना, यूपी वाला इलाका हो गया, बिहार वाला इलाके हो गया, है ना, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है, यहाँ पर चले जाइए। कुल मिला के अपने भारत में हर एक चीज़ वो मिल जाएगा जो आप, जिसके लिए आप घूमने के लिए आप कहाँ जाते हैं, काफ़ी जगह जाते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी देखिए मालदीव वाला काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि मालदीव लोग जाते हैं घूमने, तो मालदीव से बढ़िया सिर्फ ये है, एक पॉइंट ये है कि लक्षद्वीप में थोड़ा सा विकास करना होगा, वरना हमारे पास तो द्वीप भी है अच्छा खासा, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, मतलब कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से भारत का विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से भारत का अच्छे से अगर विकास हो जाए तो भारत में हर एक चीज़ मौजूद है। हम लोग जाने के वजह खुद लोग यहाँ पर आए, ठीक जैसे कि मालदीव लोग जाते हैं, तो लक्षद्वीप को थोड़ा सा अगर विकसित कर दिया जाए तो लक्षद्वीप में भी ऐसे लोग आए। हालांकि दोस्तों एक बात ये उठेगी, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये भी नहीं कह सकते, देखिए अगर पर्यटन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, थोड़ा सा उनको जो है असुविधा होगी, है ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी संस्कृति, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए विकास करना है, क्योंकि लक्षद्वीप में काफ़ी पुरानी जो है जनजातियाँ रहती हैं, है ना, उनकी अपनी अलग संस्कृति है, तो उनको भी दोस्तों संरक्षित करते हुए हम सभी को विकास करना चाहिए, सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि न तो किसी के हक को मारा जा सकता है, ना ही विकास को रोका जा सकता है। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा देखिए, अब ये सब पढ़ने से पहले हम लोग अच्छे से एक चीज़ समझ लेते हैं, जिससे कि जब हम ये सब पढ़ें तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात कर रहे थे, ठीक, प्यारे भारत देश की। देखिए उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखिए अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, देखिए एक ये जो बीच वाली रेखा है ना, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। हम सभी को पता है पृथ्वी जो है वो हालांकि है, उसका जो आकार है वो ज्यूआइड है, भूआक तरीके से, लेकिन हम लोग एक इसे गेंद की तरह मान लेते हैं कि ये गोला टाइप का है, ठीक। अब दोस्तों ये जो, अब सिंपल सी बात है, एक अगर हम लोग एक ये बीच से रेखा खींचेंगे तो अगर एक गेंद मान लीजिए, एक गेंद अगर हम लोग इसको बीच से काटेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, जिसे हम लोग नदर्न हेमीस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। अच्छा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा है और नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा है। अब आधा हो गया तो ये गोला को आधा कर दिया गया तो ये गोलार्ध हो गया है। तो ऊपर वाला दोस्तों हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दोस्तों हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। एक तो इसे हम लोग कह देंगे 0 डिग्री अक्षांक रेखा, मतलब लेटीट्यूड लाइन, ठीक, 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन, ठीक। देखिए ये जो लेटी रेखाएं होती हैं जितनी भी पृथ्वी पे, याद रखना, जितनी भी लेटी रेखाएं, हालांकि ये काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी कोई वास्तविक में रेखाएं नहीं है। और ये क्यों खींची गई?
ये सब भी हम लोग आगे आगे अच्छे से बात करेंगे, ठीक। क्लास 9 की एनसीईआरटी में ही अच्छे से बात करेंगे। हालांकि क्लास 6 में हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया है, लेकिन क्लास 9 में इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों ये जितनी भी लेटी लेटी रेखाएं हैं, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, इसे हम लोग कहते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। और दोस्तों जितनी भी ये खड़ी खड़ी रेखाएं, ठीक, ये इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, या जिसे लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में तो आसानी से आप लोग याद रख लोगे कि ये जो लेटी लेटी रेखाएं हैं ना, लेटी लेटी, तो ये इन्हें लेटीट्यूड कहते हैं, तो लेटी से लेटीट्यूड याद रखना है ना, लेकिन हिंदी में इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, याद रखना। अब हम लोग 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए, हम लोग की बात कर रहे थे, ये जो दोस्तों एक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, ये पृथ्वी को, अच्छा ये तो आप लोग समझ गए ना कि ये जो है, ये जो रेखा है दोस्तों 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखा है। कैसी? एक अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये लेटी लेटी हुई है। ये दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, इस रेखा का और भी नाम है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो आप इसके सभी नाम याद रखना। एक तो इसको कह देंगे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, दूसरा दोस्तों इसे कह देंगे इक्वेटर। क्या कह देंगे दोस्तों? इक्वेटर, ठीक, याद रखना, इक्वेटर। फिर कह देंगे दोस्तों, इसी को और भी नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इसी को कह देंगे विषुवत रेखा। क्या कह देंगे दोस्तों? विषुवत रेखा, ठीक। हालांकि ये भी सब लिखा हुआ है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसी को दोस्तों एक नाम और दे देते हैं, इसे कह देते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। तो कुछ भी कह दे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। चाहे वो 0 डिग्री रेखा पूछ देगा, ऑप्शन में 0 डिग्री दिए रहेगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, याद रखना 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। अगर 0 डिग्री देशांतर दिए है और लिख रहा है कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बांट रहा है, तो वो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को इक्वेटर कह देते हैं इंग्लिश में, इसी को दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहेंगे और इसी को विषुवत रेखा भी कह देते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम आपको क्या कहना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। अब देखिए दोस्तों, ये जितनी भी दोस्तों लेटी लेटी लाइन है, लेटी लेटी, ठीक, ये जितनी भी लेटी लेटी लाइन है, इससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा। ये चीज़ समझ में आ गई। और जो 0 डिग्री लाइन है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक। ये इसको थोड़ा हम लोग, इसका 1 मिनट थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं। ये जो दोस्तों 20 की रेखा है, वो है 0 डिग्री, ठीक, वो है 0 डिग्री, ठीक, याद रखना। अब देखिए हमें बताना क्या है आप सभी को, ये दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो अपना जो भारत है ना दोस्तों, वो यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है कहीं, ठीक, याद रखना। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया अपना भारत दोस्तों, कुछ यहाँ है, ठीक, याद रखना आप लोग। अच्छा, भारत के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है, बीचों बीच से, जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझ गए, जो अपना भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में, कितना है? उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, एक चीज़ और समझना, यहाँ से दोस्तों 0 डिग्री से यहाँ तक जो टोटल है 90 डिग्री तक रेखा है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके करते 90 डिग्री तक चलेंगे। और नीचे भी दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री तक रेखा है। अब हालांकि दोनों तरफ 90 डिग्री सेम है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, उत्तर में भी दक्षिण में। इसलिए दोस्तों जब हम ऊपर वाली अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो उनके आगे उत्तरी लिख देंगे, जैसे कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मतलब कि ये जो नीचे है, मान लीजिए यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री एक दक्षिणी अक्षांश है, एक 23.5 डिग्री रेखा है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। तो देखिए ये पता चल गया आप लोगों को कि उत्तरी गोलार्ध में अपना प्यारा भारत है। अच्छा, अब एक रेखा और है, आप सभी को अभी हमने बताया, जो सीधे सीधे लंबी लंबी रेखाएं होती है, इसे हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये दोस्तों 0 डिग्री रेखा है ना, 0 डिग्री,
ये दोस्तों पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला तो हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो अब आप लोग एक चीज़ और देखिए, ये जो बीचों बीच भारत जो है पूरी तरह से उत्तर में भी है और पूरी तरह से दोस्तों पूर्वी में भी है। तो अगर भारत की स्थिति पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक, ना कि उत्तर पश्चिम, ना कि दक्षिण पूर्वी, सिर्फ आपको कहना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं, लगे यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, अपना प्यारा भारत देश है। अच्छा देखिए, ये मान लिया ये 0 डिग्री रेखा है ना, चित्र पर मत जाना, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। अब भारत से पूछ देंगे कि मतलब कि अगर आप क्वेश्चन में पूछ देंगे कि भारत का उत्तरी जो मतलब कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो ये देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार सिंपल सी बात है, अक्षांशीय रेखाओं से पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर है एक, यहाँ पर मान लिया है ना, यहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। 0 के ऊपर है तो 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर और बढ़ता जाएगा है ना, क्योंकि ऊपर उच्च अक्षांश की तरफ चल रहे हैं ना हम लोग। तो ये है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। तो अगर अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया जाए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, अब आप लोग ये अच्छा एक चीज़ और रखना, यहाँ पर आगे लगा देंगे उत्तरी और इधर भी उत्तरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, इधर भी उत्तरी लगा देंगे। अब आप लोग एक चीज़ ये बताना, अब आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ उत्तरी क्यों लिखा गया, ठीक, यहाँ पर दोनों तरफ उत्तरी क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी अभी हमने बात की 0 डिग्री की जितनी भी ऊपर रेखाएं हैं उसको हम लोग उत्तरी लगाते हैं और नीचे दक्षिणी। यही रीजन है दोस्तों कि चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, हम लोग उत्तरी लगाएंगे, क्योंकि सेम दोस्तों 37 डिग्री 6 और 8 डिग्री 4 नीचे भी है, 0 डिग्री के नीचे भी है ना। तो इसलिए हम लोग सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या बाकी सुविधाओं की दृष्टि से हम लोग इसको उत्तरी और दक्षिण मानते हैं, ठीक। तो ये दोस्तों उत्तरी, ये नहीं कि मतलब कि नीचे वाले की बात करें तो इधर हम लोग आगे दक्षिण लगा देंगे। समझ गए ना दोस्तों आप लोग। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए दोस्तों, थोड़ा समझाने में हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आप लोगों को अंत तक बने रहना है, क्योंकि हर एक चीज़ हमें अच्छे से कवर कर देंगे कि एक बार में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यही रीजन है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में कहीं भी उत्तर या दक्षिण में छेड़छाड़ की जाएगी तो समझ लेना वो क्वेश्चन मतलब कि वो जो है उसका जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक, याद रखना। अच्छा, ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए ये तो मुख्य भूमिका हो गया, लेकिन आप सभी को ये भी पता है कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हैं। क्या है दोस्तों, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक। अब देखिए, तो दोस्तों जब थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम लोग यहाँ से ले लें, ठीक, यहाँ से भारत का समझ लें कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों याद रखना 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अच्छा देखिए, अब ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग बात करेंगे कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतर का मतलब ये खड़ी खड़ी जो रेखाएं हैं इससे हमको बताना है। तो दोस्तों ये याद रखना, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कितना दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट। तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग अच्छे से एक चीज़ और समझ लेते हैं। पहले देशांतरीय विस्तार दोस्तों कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट। अच्छा, अब उसके आगे पूर्वी लगा देंगे, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री से इस साइड की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी देशांतर रेखा होंगी उनके आगे पूर्वी लगाना ही पड़ेगा। एक चीज़ और देखना दोस्तों, ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, 0 डिग्री, ये दोस्तों भारत को आप सभी को पता है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये जो देशांतर रेखा है इसको कहते हैं समय निर्धारण करने वाली रेखा भी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है पृथ्वी जो है वो रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है। जो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें हमने अच्छे से कवर किया है। तो दोस्तों जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, ठीक। यहाँ पर सूरज है दोस्तों, जो भाग मान लीजिए कि ये जो आधा भाग है जब तक सूरज के सामने रहेगा यहाँ पर दिन रहेगा, और जो पीछे वाला भाग है वहाँ तो सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं।
तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, एक गेंद को आप मोमबत्ती के सामने रख दो, है ना, गेंद को, तो गेंद के पीछे वाले हिस्से में थोड़ी नहीं लाइट पड़ेगी, सिर्फ आगे वाले हिस्से में लाइट पड़ेगी आधा। तो सेम दोस्तों वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। आगे वाले हिस्से में दोस्तों हमेशा दिन रहेगा और नीचे वाले हिस्से में हमेशा मतलब कि जो आगे वाला हिस्सा है वो दिन रहेगा और जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर दोस्तों क्या रहेगी, रात रहेगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, आप सभी को पता है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब, मतलब कि इधर से इधर, यहाँ से यहाँ की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। तो जो भी यहाँ पर देश आएंगे, इस तरफ देश आएंगे, वहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलेगा। तो इसीलिए दोस्तों एक बीच में रेखा खींच दी जाती है, 0 डिग्री रेखा, ठीक। तो कहा जाता है 0 डिग्री के जितने भी इस साइड देश होंगे उनका समय आगे होगा और जितने भी पीछे होंगे उनका समय पीछे होगा। मतलब कि ये मान लिया गया, ये जो 0 डिग्री रेखा है यहीं से समय की शुरुआत मान ली जाएगी। अच्छा, यहाँ का समय आगे क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री इधर खींची है। अब जितना भी जो भी देश यहाँ पर आगे होंगे, ठीक, आधे की बात कर रही है, आधे की बात की जा रही है, ठीक, जितने भी देश आगे होंगे उन वो सूरज के सामने पहले जाएंगे, मतलब कि वहाँ पर सबसे पहले सवेरा होगा। तो दोस्तों जितने भी 0 डिग्री के उधर होंगे वो उनका समय उतना ही आगे रहेगा और जितने भी पीछे होंगे उनका समय पीछे रहेगा। मतलब कि अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री भी अगर आगे घूम देते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन हम कवर सब कुछ करेंगे, ठीक, कि मतलब कवर ऐसे करना कि आप भले यूपीएससी का भी अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर हल होगा। तो देखिए 1 डिग्री अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों 4 मिनट आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर हम लोग 10 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि उस स्थान का समय जो है, अच्छा ये जो रेखा है ना वो लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, ठीक, लंदन से। तो हम लोग ये समझ लेंगे अगर हम लोग 10 डिग्री आगे बढ़ गए तो समझ लीजिए कि लंदन से हम लोग 40 जो है मिनट आगे बढ़ चुके हैं, ठीक। कितना? 40 मिनट का अंतर आ चुका है लंदन वाले समय से, ठीक। अच्छा, और देखिए एक चीज़ और समझना, 1 डिग्री में 4 मिनट क्यों होता है ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है दोस्तों? 24 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में लगा लेती है। अब आप सभी को पता है दोस्तों, एक चक्कर में पृथ्वी कितना घूमेगी? 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमेगी कि नहीं? तो 24 घंटे में दोस्तों कितना घूम जाएगी? 360, तो 24 डिग्री अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो उसको कितना आ जाएगा? 24, ठीक। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 डिग्री में इतना, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 डिग्री, ठीक। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए कि 360 डिग्री घूमने में अगर 24 घंटे लग रहे हैं तो दोस्तों 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो कितने डिग्री घूम जाएगी? तो सिंपल से बात है दोस्तों, 1 डिग्री में 15, मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। अगर हम लोग 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इतना पता चल गया कि 1 घंटे में जो है पृथ्वी 15 डिग्री चल देगी, ठीक, 15 डिग्री। अच्छा, जब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट कवर करने में दोस्तों 15 डिग्री लगते हैं ना, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लग जाते हैं पृथ्वी को। तो अब 1 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे दोस्तों? 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 मिनट। मतलब कि जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो वो 4 मिनट आगे बढ़ जाएगा वहाँ का समय, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो यही रीजन है दोस्तों, आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यही रीजन है कि दोस्तों जब 1 डिग्री आगे चलते हैं तो 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, याद रखना। अच्छा, भारत का देखिए, अब भारत की अगर बात की जाए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर कहीं 0 डिग्री रेखा है, ठीक, जो कि बीचों में मान लेते हैं, ये हमने मान लिया दोस्तों ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक, 0 डिग्री रेखा है ये। यहाँ पर अपना भारत है, ठीक, और भारत में दोस्तों ऐसे मान लिया, ठीक, यहाँ पर क्या है? अपना भारत है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो है भारत का आप सभी को पता है देशांतरी विस्तार कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों सिंपल से बात है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री जो 25 मिनट है, लगभग 30 डिग्री आगे है, लगभग, मतलब है ना 29 पॉइंट कुछ है, लेकिन हम लोग 30 डिग्री मानेंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ का समय कितना होगा? लगभग 30 डिग्री आगे होगा। मतलब 30 × 4 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे आगे होगा। यही रीजन है दोस्तों, गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकल आता है। अच्छा देखिए, दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? अब काफ़ी दिक्कत होगी, 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि कहीं भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, एक दोस्तों मानक समय रेखा अपने देश में निकाली गई है, बीचों बीच से निकाली गई है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों साढ़े 82 डिग्री पूर्वी क्यों नाम देंगे? क्योंकि हम लोग पूरब की तरफ की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री की पूर्वी। इसे हम लोग साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना क्या कहते हैं दोस्तों? मानक यानी उत्तर मानते हैं। अच्छा अब देखिए,
ये है 0 डिग्री रेखा। अब अपना मानना कि हम उत्तर कितना है 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री में दोस्तों 4 मिनट होते हैं, तो 82 डिग्री में दोस्तों कितने मिनट हो जाएंगे आप लोग खुद बताइए। 82 डिग्री में हो जाएंगे, 82 × 4 करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 328। लेकिन अब ये आधा डिग्री भी तो बाकी है, 1 डिग्री में 4 मिनट तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो 2 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों 330 मिनट जो है आ गया। अच्छा 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों 5.5 घंटे आ जाएंगे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। तो हम लोग कह सकते हैं, कहना क्या बल्कि है जो अपना देश है, अगर माना गया हम उत्तर को अपने जो हमने अपना स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है, मानक समय रेखा उससे, तो अगर हम लोग तुलना करें जाए लंदन के ग्रीनिच से, जो अपना भारत देश है वो 5.5 घंटे आगे है। कितना है दोस्तों 5.5 घंटे आगे। तो कुछ भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकता है, आप लोग अच्छे से याद ध्यान दिए रहेगा, ठीक। बल्कि अभी दोस्तों हम लोग सब कुछ समझेंगे कि जो देशांतर रेखा है वो तो समय निर्धारण में अहम रूप जो है भूमिका निभाता है, लेकिन दोस्तों जो अक्षांशीय रेखा है वो रात और दिन लंबे छोटे होने में अपनी भूमिका निभाती है, जिसको हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे। देखिए जब हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि हर एक चीज़ जो है आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी, और बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप लोग भूलो। अच्छा अगर आप लोग इसको अगर 1 से 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे तब तो आपके माइंड में एकदम पक्का ही सेट हो जाएगा। और रिवीजन दोस्तों जरूरी भी है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। या दोस्तों यूपीएससी वाले आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, वो आपको एक चीज़ बताएगा कि हमने जो है लक्ष्मीकांत 20 से 25 बार पढ़ी है, ये किताब हमने 10 से 15 बार पढ़ ली है। तो दोस्तों ज़रूरी है, एक कहावत है ना, यूपीएससी में एक कहावत फेमस है कि 10 किताब को दोस्तों एक बार पढ़ने से बेटर है एक किताब को आप 10 बार पढ़ लो। तो जो दोस्तों वीडियो आपको जो समझा रहे दोस्तों इसमें सब कवर किया गया है। इस वीडियो को आप अगर 2 से 3 बार देख लोगे 2x स्पीड में, पहले तो आप ऐसे नॉर्मली देख लीजिए, फिर आप इसको 2x की स्पीड में देख सकते हो, आपके माइंड में चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जो भी वीडियो जिसको अच्छा लग रहा हो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर होगी, अपना जो देश है वो 5.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों देखिए हमने ये भी समझ लिया है कि जो उत्तर से मतलब कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है अपने देश का। अब अपने भारत को बना लेते हैं, ये हमने मान लिया अपना भारत है, ठीक। भारत का हमने मान लिया कि अगर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ना लिया जाए जो, तो भारत का जो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, क्या उत्तरी से, ठीक। अब ये लिखेंगे नहीं आप लोग, याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ठीक। अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से। अच्छा देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से दोस्तों कितना है 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक, 25 मिनट है, ठीक, याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना जो किलोमीटर में भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर पश्चिम से पूरब में देखा जाए तो दोस्तों वो कितना है 3233 किलोमीटर। कितना है दोस्तों लगभग 3233 किलोमीटर है। अच्छा देखिए ये चीज़ तो आप लोग समझ गए है ना। अब देखिए एक चीज़ और समझना है आप सभी को। देखिए भारत में दोस्तों यहाँ से तो आपको पता है यहाँ पाकिस्तान लगा हुआ है ना, ऊपर से दोस्तों चाइना है, इधर नेपाल है, ठीक, नेपाल है दोस्तों, भूटान ऐसे है ना। ये तो दोस्तों पूरा जो है वो भारत जो है स्थलीय सीमा, स्थलीय देशों से सीमा साझा करता है, मतलब कि स्थलीय सीमा लगी हुई है देशों से। लेकिन दोस्तों ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर पानी से है ना, किससे दोस्तों समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग तटीय प्रदेश कहते हैं, ठीक, तटीय जो रेखा है, ठीक, भारत की ये। तो दोस्तों जो ये तटीय रेखा की बात की जाए ये जो है दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों याद रखना ये है 7516.5 किलोमीटर, ठीक। लेकिन अगर स्थलीय भूभाग की बात की जाए तो दोस्तों ये लगभग 15,200 किलोमीटर। कितना है 15,200 किलोमीटर है, ठीक, याद रखना। अगर हम लोग इसकी बात किसको लेके कर रहे हैं आपको पता है, ऐसे तो ये 6100 किलोमीटर है। कितना 6100 किलोमीटर, ये जो नीचे वाली तट रेखा है। लेकिन ये जो हम लोग 7516.5 लेते हैं ना, इसमें दोस्तों हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ऐड कर लेते हैं। अगर सिर्फ मुख्य भूमि वाली तट रेखा की बात की जाए, मतलब कि अगर द्वीप को ना लिया जाए तब तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीप को ले लेंगे तो 7516.5 किलोमीटर है। लेकिन अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए, जो स्थलीय तट जो रेखा है उसकी अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर, ठीक, याद रखना। बाकी आपको ये हमने बात कर ली है कि क्षेत्रफल कितना है, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या अगर हम लोग कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चीज़ दोस्तों अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए हमें क्या समझना है, एक चीज़ और देखिए, याद रखिएगा
यहाँ पर है दोस्तों अरब सागर और यहाँ पर है दोस्तों बे ऑफ बंगाल, क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप है, ठीक, जो कि आप लोग देखिए अगर हम लोग एक ऐसे खींच दे रेखा, ठीक, तो हमें पता है ये वाली दिशा उत्तर होगी, ठीक, ऊपर की, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो दोस्तों दिशा है ऊपर वाली ये हो गई उत्तर, है ना, ये होगी दोस्तों पूरब, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दोस्तों दक्षिण, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप भारत की किस दिशा में, तो हम लोग एक ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक। अब देखिए ये जो बीच से लाइन खींची जाती है, हम लोग समझ के इधर क्या है, इधर है दोस्तों पश्चिम और इधर है दक्षिण, तो ये है दक्षिण पश्चिम। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में, या हम लोग कह सकते हैं कि अरब सागर के, ये तो भारत का हिस्सा है, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन है दोस्तों, या भारत के मुख्य भूमि की बात की जाए उसके दक्षिण पश्चिम में दोस्तों क्या है, दक्षिण पश्चिम में दोस्तों लक्षद्वीप। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगर बात की जाए उत्तर मतलब कि जो दक्षिण पूरब है उसमें क्या है, उसमें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं चीज़ों को। अब देखिए अब आपको एनसीईआरटी में हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। तो देखिए स्थिति की बात की जाए, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में है, और जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक। ये हमने अच्छे से समझ लिया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी हमने समझ लिया है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान, अभी अभी हमने बात की, निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में, है ना, ये जो है, और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में कौन है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक, अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों को समूह को विस्तार कीजिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, पहले क्या था, हम लोग पढ़ते थे कि जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन याद रखना दोस्तों 2004 में एक सुनामी आई थी जिसके तहत ये जो इंदिरा पॉइंट था वो जलमग्न हो चुका है। अब आकार की बात की जाए, भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अभी हमने बात कर ली। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर और समझ लीजिए, यहाँ पर दोस्तों अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। और अपने भारत का ये जो महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम अपने देश पर रखा गया है, हिंदुस्तान से हिंद महासागर, और अगर इंडिया से बात की जाए तो इंडियन ओशन इसका नाम है, ठीक। आगे करें भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अच्छा समझ लीजिए भारत का जो एक तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है, कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा देखिए जो टोटल एरिया है, भूभाग है, इसका दोस्तों भारत का 2.4% है। कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल क्षेत्रफल के 2.4% है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए तो दोस्तों लगभग 17% है, मतलब कि 2.4%। अगर हमने मान लिया कि ये 100% जो है जनसंख्या है, इसका दोस्तों 100% जो भूभाग है इसका सिर्फ 2.4% भाग कितना है, भारत के पास है। और 100% जनसंख्या की 17% जो भूभाग है वो कितने में रह रहा है, सिर्फ 2.4% में। इसलिए दोस्तों अपने भारत में जो है वो संसाधन में सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। एक तो क्षेत्रफल का मतलब उतना बड़ा नहीं है काफ़ी बड़ा, लेकिन उतना बड़े नहीं है जिस हिसाब से जनसंख्या है, अगर हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अच्छा देखिए अब आगे क्या कह रहा है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, हमने बात कर ली अभी। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीप को हटा देंगे तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है, ठीक, याद रखना। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो दोस्तों जैसा कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, ठीक, ये अपना भारत है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक वलित पर्वत है, ठीक। हालांकि ये सब हमने बात कर ली कि इसे वलित पर्वत क्यों कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा वलित पर्वत है, यहाँ पर है दोस्तों हिमालय रेंज है, और ये यंग फोल्डन माउंटेन है, मतलब कि युवा वलित पर्वत है, नया वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्यों कहा जाता है ये सब हम बात कर चुके हैं, अभी भी इसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये दक्षिण का भाग हो गया इतना, एक मिनट, ये देखिए ये वाला भाग दक्षिण का भाग हो गया भारत का, ठीक, दक्षिण का भाग हो गया। अब आप लोग खुद देखिए ये दक्षिण का भाग है, और देखिए ऊपर चौड़ा है कि नहीं चौड़ा है, ये वाला हिस्से की बात की जाए ऊपर का हिस्सा चौड़ा है ना, तो दक्षिण का भाग जो है वो उत्तर में चौड़ा है। बस हम देखिए समझा रहे कि आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आ जाए, ठीक। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया। ये देखिए यहाँ पर 22 डिग्री एक उत्तरी अक्षांश से, इससे जब नीचे चलेंगे तो हिंद महासागर की तरफ देखिए छोटा मतलब कि सकरा होता गया, ठीक, एक त्रिभुजाकार शेप लिया है इसने। इसके पश्चिम में अरब सागर, यहाँ अरब सागर है ना, तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है।
आगे कह रहा है अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 23 डिग्री है। तो यहाँ दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, अंतर जो है लगभग कितना है 30 डिग्री। ठीक, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, अंतर लगभग कितना है 30 डिग्री है। ठीक, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, ये भी हमने कवर कर लिया है। देखिए तभी हमने पहले कवर कर लिया कि जब आप पढ़े ना तो लाइन से, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। 85 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की माना गया उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। किस में पड़ता है दोस्तों? दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब, ये देखिए दोस्तों हमने जो बात की थी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की माना गया उत्तर क्यों माना गया? क्योंकि दोस्तों बीचों बीच से गुजरेगी तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। हालांकि भारत का जो उत्तर दक्षिणी विस्तार जो मतलब कि जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार है देशांतरी विस्तार, वो सिर्फ ज़्यादा 30 डिग्री है। लेकिन जो दोस्तों रसिया जैसे देश है इनका जो देशांतरी विस्तार है काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उनमें एक माना गया उत्तर नहीं खींचा जा सकता। तो जो रसिया और कनाडा जैसे देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे, यहाँ पर एक से अधिक मानक समय माने गए हैं। ठीक, मतलब वहाँ पर उस देश में किसी स्थान का, देश के अंदर ही किसी स्थान का समय हो सकता है 5 बजा हो तो किसी जगह 7 बज रहे हो। ठीक, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने भारत में हर जगह समय एक ही माना गया है, क्योंकि एक ही प्रमुख यहाँ उत्तर है। अब यहाँ कह रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, पहले लाइन को समझिए क्या कह रहा है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये देखिए भारत जो है यहाँ पर देखिए ये हो गया पूरा, इधर वाला जो हिस्सा हो गया पूरा कैसा हो गया, पश्चिम का हो गया, इधर वाला पूरब का हो गया। तो देखिए भारत एकदम बीचों बीच है कि नहीं है, और बीचों बीच में भी ऊपर या बीच में नहीं है, दक्षिण की तरफ है, मतलब कि दक्षिण एशिया में दक्षिण की तरफ विस्तार है भारत का। ठीक, तो यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब आगे देखिए, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर की बात की जा रही है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है ना, मतलब कि भारत से हर जगह जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। ये सब हम लोग मैप में अच्छे से आगे की क्लास में समझेंगे। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशन या हिंद महासागर। ठीक, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। होता क्या था दोस्तों, पहले जो था भारत से अगर व्यापार करना होता था तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, जिससे 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों एक सुएज नहर खुल गई। ठीक, एक सुएज नहर खुल गई, जिसके कारण दोस्तों ये जो 7000 किलोमीटर है अब नहीं चलना पड़ता है। और दोस्तों ज़्यादातर व्यापार इसी नहर से होता है, इसलिए ये दोस्तों काफ़ी व्यस्ततम नहर मानी जाती है। ठीक, काफ़ी व्यस्ततम नहर मानी जाती है, जो कि मिस्र के कब्जे में। ठीक, याद रखना। अब देखिए आगे कह रहा, तो ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली। ये देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे रूस है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर दोस्तों अपना भारत है, इसके बाद अर्जेंटीना है। सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? रूस का, लगभग 1 करोड़, कितना है दोस्तों? लगभग 1 करोड़ 70 लाख जो है वर्ग किलोमीटर। कनाडा दोस्तों 90 लाख करके है कुछ, संयुक्त राज्य अमेरिका भी 90 लाख, चीन भी 90 लाख है ना, ब्राज़ील 80 लाख है ना, ऑस्ट्रेलिया 70 लाख, और जो अपना प्यारा देश भारत है वो 32 लाख है ना। ये थोड़ा गलत छापा हुआ है, 3.28 नहीं 32 लाख है। ठीक, लाख ही में दिया गया है, हाँ लाख में, तो दोस्तों इधर 32 पॉइंट है ना, 32.8। ये देखिए दोस्तों, ये अपना इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों देखिए पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है 3233 किलोमीटर। नीचे से दोस्तों कितना है, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में दोस्तों 3214 है। ये देखिए दोस्तों जो 82.5 डिग्री है ये लगभग मध्य से गुजर रही है। ठीक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, हालांकि और भी राज्यों से गुजरती है, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, अब ये देखिए दोस्तों भारत जो है पाकिस्तान से इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से दोस्तों चाइना से, इधर नेपाल से 3 देश हो गए है ना, अफगानिस्तान से भी इधर से जुड़ा हुआ है, तो कितने दोस्तों 2 3 4 हो गए, इधर भूटान 5, बांग्लादेश 6,
ठीक, बांग्लादेश 6 हो गया। और दोस्तों इधर म्यांमार, ठीक, 7 देशों से दोस्तों स्थलीय सीमा साझा करता है अपना प्यारा देश। ठीक, बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ मार्ग हैं, है ना, जिसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भारत के विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। दोस्तों पहले क्या था, समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं था। 1498 में जब वास्को डिगामा ने भारत तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की, तब जाके समुद्र से भारत का व्यापार होने लगा था। क्योंकि दोस्तों हो तो जाता समुद्र से व्यापार, ठीक, लेकिन वहां पर दोस्तों अरबों ने कब्जा कर लिया था, है ना। तो यूरोपीय जो थे अब उनके अंदर, अच्छा, वो टैक्स भी लेते थे, है ना, इधर से भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने में। पहले क्या था दोस्तों, इटली जो था, इटली एकाधिकार यहाँ पर कायम किया हुआ था, है ना, इस एरिया में। फिर बाद में अरबों का हो गया। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, अब यूरोपियों के अंदर ये जागी कि हमको फर्जी में इतना ज़्यादा टैक्स एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, हम लोग खुद एक मार्ग की खोज करेंगे और भारत से डायरेक्ट व्यापार करेंगे। और व्यापार के चक्कर में दोस्तों उन लोगों ने क्या किया, भारत में शासन करने लगे। भारत की ऐसी स्थिति को देखकर कि भारत में सभी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो इन लोगों ये आए थे व्यापार करने, लेकिन इन्हें शासन करना पड़ गया, चाहे वो दोस्तों पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे अंग्रेज हो। और लास्ट में दोस्तों अंग्रेज जो है वो काफ़ी समय तक यहाँ पर टिक गए और काफ़ी अच्छे से अपने भारत देश को लूटा है उन्होंने। फिर दोस्तों इन मार्गों में प्राचीन समय में से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो संस्कृतियों का आदान प्रदान कैसे होता है, जब इधर से उधर एक स्थान से, मतलब उधर के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ अपना नॉलेज लाते हैं, अपनी संस्कृति लाते हैं, अपनी शिक्षा लाते हैं, और काफ़ी वहाँ की चीज़ आती हैं, काफ़ी चीज़ों का जो आदान प्रदान है इसी प्रकार एक दूसरे देश की यात्रा करने से होता रहता है। इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों, ये जो कि हम पढ़ चुके, इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। बिल्कुल देखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अरबों ने भी शासन किया, यूरोपियों ने भी शासन किया है, तो वहाँ की जो स्थापत्य कला है वो भी अपने देश में देखने को मिलती है। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 32 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आपके दोस्तों ये डाटा गलत है, अब 28 केंद्र राज्य हैं, ठीक, याद रखना। अब आगे कह रहा है, पश्चिमी और पूर्वी तटों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो इस समय है कौन दोस्तों? राजस्थान। और जो सबसे छोटा है दोस्तों वो है गोवा, ठीक। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो दोस्तों काफ़ी राज्य, अपना उत्तर प्रदेश ही हो गया दोस्तों, है ना, बिहार हो गया ना, काफ़ी राज्य हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। ये सब दोस्तों जब हम अलग से मैप पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझेंगे, है ना। और ये चीज़ हम लोग बोल्ड में आकर अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सामने से आकर पढ़ाएंगे। भारत की भूमि की सीमाएँ उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल में भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। ये सब हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। रियासत का शासन स्थानीय शासकों द्वारा प्रतिनिधित्व के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर सत्ता से किया जाता था। तो दोस्तों ये सब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये अपना दोस्तों भारत है ना। यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ये जो गुजरात वाला इलाका है ना, यहाँ पर दोस्तों सौराष्ट्र भी है। ये सब दोस्तों हम लोग जब मैप पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से समझेंगे। दक्षिण में समुद्र हमारे पड़ोसी द्वीप श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका और मालदीव दोस्तों ये पड़ोसी देश हैं ना, जो कि द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता तथा पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो भारत को पूछ देंगे कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो दोस्तों एक जल संधि है जिसे हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। याद रखना है, श्रीलंका को अलग करते हैं, ना कि पाकिस्तान को। पाक नाम है, पाक जल संधि या पाक स्टेट कहते हैं। ये भारत से श्रीलंका को अलग करता है, इसे मन्नार की खाड़ी भी कह दिया जाता है। और इसे को दोस्तों आदम का पुल भी इसमें कहते हैं, ठीक। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है।
अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक, ये एक ट्रिक है, ठीक। मीस हो गया दोस्तों मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। अब देखिए ये क्या कर रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो दोस्तों राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक, उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक। तो खा जो है वो सही हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो सबसे जो पूर्वी क्या हो जाएगा दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो दोस्तों ये सब किसको छूती हैं याद रखना दोस्तों, हम लोग इसको मैप में अच्छे से देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्या करिए, किस देश को छूती है? तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है ना, जो पश्चिम बंगाल है वो तो दोस्तों, एक मिनट हम लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं मैप में। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, ये सब दोस्तों नेपाल को छूते हैं। किसको तो छूते हैं दोस्तों, नेपाल को अच्छे से छूते हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलो दोस्तों ये जो है इसको हम लोग मैप में अच्छे से देख लेंगे, है ना, ये वाला पॉइंट, ये मैप थोड़ा सही से बना नहीं है, ठीक। आगे समझ लेते हैं। ग्रीष्मोवकाश में यदि आप कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो दोस्तों आप सभी को पता है कावारती कहाँ है, लक्षद्वीप में, ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी है। बल्कि मेरे मित्र एक देश ऐसे देश में निवासी जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए कि वह देश कौन सा है? तो दोस्तों भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सबकी सीमा लगती है, जो ताजिकिस्तान है इसकी नहीं लगती। और दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? ये दोस्तों मध्य एशिया का देश है, ठीक, मिडिल ईस्ट का देश है, याद रखना आपको। फिर कह रहा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप है, और जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अंडमान और जो निकोबार है इनके भी अलग अलग नाम है ना, साउथ, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल अंडमान, मतलब कि उत्तरी सबसे ऊपर वाला उत्तरी अंडमान है, फिर नॉर्थ, मिडिल, मध्य अंडमान, लिटिल मतलब कि लघु अंडमान, और जो सबसे नीचे है उसको साउथ अंडमान कहते हैं, मतलब कि दक्षिण अंडमान। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बने हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी के देश का नाम बताइए। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में तो एक पाकिस्तानी है ना, उत्तर में दोस्तों चाइना है, नेपाल है ना, और उत्तर पूर्वी में दोस्तों हो गया कौन दोस्तों, एक तो बांग्लादेश है ना, और जो दोस्तों म्यांमार, सब कहाँ, उत्तर पूर्वी या पूरब में मान सकते हैं हम लोग। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली, मित्र पर गमछाझार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक, इतने हैं। बाकी दोस्तों मानचित्र वाला है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से हम लोग इंटर की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़े और हम आपके सामने बहुत अच्छे रिसोर्स से आपकी आ सकें और आपकी स्टडी को आसान बना सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए।